क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोसीजर फॉर आरडीटी, यानी आरडीटी का प्रोसीजर क्या है। बहुत सिंपल है, इसमें 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, यानी वो जीन जिसे आप चाहते हैं कि हमारे अंदर या हमारे सेल के अंदर हो, वो हमें सबसे पहले उसे अलग करना होता है। अब इसे अलग कैसे करते हैं? इसे अलग करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम वो सेल जिसके अंदर वो डिजायर्ड जीन है, यानी सोर्स सेल, उसको लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डाल देते हैं और वो बहुत तेजी से रोटेट होती है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, भारी होता है। हम पहले से ही जानते हैं जेनेटिक मटेरियल भारी होता है, तो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नीचे बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है। अब क्या है, हमें जेनेटिक मटेरियल मिल गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमें सिर्फ जीन यानी डीएनए चाहिए, तो बाकी कंपोनेंट्स को कैसे हटाएं? तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम्स यूज करते हैं। हम उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देते हैं सिवाय डीएनए के। ठीक है, डीएनएज जो होता है, डीएनएज को डाइजेशन करने वाला एंजाइम जो होता है वो नहीं डालते, बाकी सारे एंजाइम डाल देते हैं। तो सारे का सारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो डीएनए है वो बच जाता है। अब हमें क्या है, एक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन मतलब जिसके अंदर एक गाढ़ा घोल, एक गाढ़ा सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए है। ठीक है, लेकिन अब इस डीएनए को क्या कैसे करें? ठीक है, तो अब इसमें हम क्या डालते हैं, चिल्ड एल्कोहल डालते हैं। ठीक है, एल्कोहल पीते ही क्या होता है, ये टुल होके नीचे बैठ जाता है, यानी कि डीएनए जो है बॉटम के अंदर प्रेसिपिटेशन कर लेता है। ठीक है, अब यहां से डीएनए को निकाल लिया जाता है, इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को निकाल लिया जाता है। इसे हम, इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूलिंग। अब हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते हैं और डीएनए के को काट देते हैं और हमारा जो डीएनए है उसको, हमारे जो डीएनए है उसके खूब सारे सेगमेंट बना लेते हैं। लेकिन अब इन सेगमेंट्स में हमारा सेगमेंट कौन सा है वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सारे डीएनए को हम एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? डीएनए को सीक्वेंस में लगाने का मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं, एगारोस जेल पर, ठीक है, इन डीएनए को डाल देते हैं और एक तरफ क्या लगा देते हैं, कैथोड लगा लेते हैं और दूसरी तरफ एनोड लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो एनोड की तरफ भागता है। ठीक है, लेकिन एगारोस जेल के अंदर एक खास इफेक्ट होता है, सीविंग इफेक्ट कहते हैं, कि ये क्या करता है, मूवमेंट को रोकता है। तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे सेगमेंट है ना, वो तो तेजी से जा नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट तेजी से चले जाते हैं। और क्या होता है, सबसे आगे, सबसे छोटे सेगमेंट सबसे आगे होंगे और सबसे बड़े सेगमेंट सबसे पीछे होंगे। तो कुछ वक्त के बाद में हमें डीएनए की एक सीक्वेंस मिल जाती है जो कि साइज के हिसाब से सीक्वेंस्ड होती है, साइज के ऑर्डर में होती है। और फिर अब हम उनसे क्या करते हैं, हमारा वाला डिजायर्ड जीन जो हमारा है उसे आइडेंटिफाई करके अलग कर लेते हैं। क्लियर है? अब हमारा ये डिजायर्ड जीन अलग हो गया, आइसोलेशन हो गया उसका। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डिजायर्ड जीन अलग किया, आप टेस्ट ट्यूब में लेके जा रहे हैं और ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए, और आपको छींक आ गई, टेस्ट ट्यूब गिर गई, तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, उस डिजायर्ड जीन, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसकी हमें कॉपी बनानी होती है, जीन क्लोनिंग करना होता है, या एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। मल्टीपल कॉपी बनाने को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। आजकल इस प्रोसेस के लिए पीसीआर यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज की जाती है। पहले इसके लिए वेक्टर यूज किया जाता है, वेक्टर में डाल देते थे। ठीक है, पुरानी पहले बात मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे क्या करते थे, वेक्टर के साथ डाल देते थे। वेक्टर के साथ में कैसे जोड़ते थे, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देते थे, डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करके, क्योंकि डिजायर्ड जीन भी डीएनए है, वेक्टर भी डीएनए है, दोनों को जोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज को हम इसमें लगाएंगे। ठीक है,
तो जो ट्रांसजीन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वेक्टर के साथ जुड़ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, और इसे हम वापस से उसकी जो वेक्टर की सोर्स सेल है उसमें डाल देंगे, ठीक है। और जहां वेक्टर की सोर्स सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, वैसे वैसे ट्रांसजीन भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। लेकिन आज अब हम इस प्रोसीजर को नहीं करते। आजकल इसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज की जाती है, जिसके अंदर हीट और थर्मोस्टेटिक प्राइमर और टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हम क्या करते हैं, अचानक बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉपीज, इसके 10 साइकिल चलाते हैं, पीसीआर के 10 साइकिल, एक साइकिल से 2 कॉपी बनती है, 2 साइकिल से 4 कॉपी बनती है, लेकिन 10 साइकिल से 1000 कॉपी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, आजकल इसका यूज करते हैं और ये फास्ट होती है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे ही इसकी मल्टीपल कॉपी बन गई, अब हमें क्या करना है, वो जो हमारा ट्रांसजीन है, जो एलियन जीन है या पैसेंजर जीन है, उसे हमें ट्रांसफर करना है किसमें, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल जो कि हमारा बायो प्रोडक्ट बनवाएगी या उस जो जीन को अपने अंदर मेंटेन करेगी, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका कैसे करते हैं। पहला है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड वही कि आपने वेक्टर लिया, वेक्टर डीएनए लिया और उसमें ट्रांसजीन को लगाया और ट्रांसजीन को किस में डलवा दिया, ट्रांसजीन को वेक्टर के साथ में किस में डाल दिया, होस्ट सेल में डाल दिया। ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए, इस पूरे प्रोसीजर के लिए होस्ट सेल में एक कैपेसिटी होनी चाहिए। कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए, होस्ट सेल के अंदर जो है कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस फॉर दैट फॉरेन डीएनए, ठीक है। होस्ट सेल को जो है फॉरेन डीएनए के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आके उसके अंदर आ जाए। जनरली लोअर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कॉम्पिटेंस हाई होती है, वो अंदर आने देते हैं, ठीक है। लेकिन हायर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, ये कम होती है, ठीक है। इसको यूं समझो, लोअर क्लास का जो आदमी है, गरीब आदमी है, वो उसके घर में आप जाओगे, आप कोई भी आ जाए वो अंदर बिठाएगा, चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, उसको अंदर बिठाएगा ही बिठाएगा। लेकिन एक अमीर आदमी है, एक जो हाई सोसाइटी का आदमी है, अगर उसके घर पे गरीब जाए तो बाहर ही खड़ा रखेगा, भाई बाहर को मैं अंदर से आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, समझाने के हिसाब से बताया, ठीक है। फिर आते हैं तो जिनकी कॉम्पिटेंसी कम है, ठीक है, वो कैसे करें, वो तो डीएनए को अंदर घुसने ही नहीं देंगे, फॉरेन डीएनए को। तो उनके लिए क्या होता है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर लगा करके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर को परमिएबल बनाते हैं, किसके लिए, डीएनए के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में छेद हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, और उन पोर से जो है डीएनए अंदर चला जाता है, ट्रांसजीन अंदर चला जाता है। दूसरा होता है कीमोपोरेसिस। इसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे केमिकल जिसपे बहुत ज्यादा चार्ज होता है उनको यूज करते हैं, और उनसे हम क्या कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में पोर पैदा करवाते हैं, और उन पोर्स के थ्रू जो है डीएनए अंदर चला जाता है। तीसरा आता है थर्मोपोरेसिस, थर्मल शॉक लगाते हैं। अब थर्मल शॉक का मतलब ये नहीं कि गर्मा गर्म चिपका दिया, नहीं, पहले सेल को बहुत ठंडा करते हैं और फिर थोड़ा सा गर्म उसको लगाते हैं। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, शॉक लगा देता है, जिससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर बन जाते हैं और उसके थ्रू कौन अंदर चला जाता है, उससे ट्रांसजीन अंदर चला जाता है। इसके बाद में आता है बायोलिस्टिक गन, जीन गन, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मेथड भी कहते हैं। इसमें एक खास तरह का जो ट्रांसजीन है उसको टंगस्टन या गोल्ड के कवर के अंदर, शेल के अंदर डाल देते हैं, और एक बायोलिस्टिक गन होती है, जीन गन होती है, जो तेजी से उसे फेंकती है तो वो सीधा सेल के अंदर चला जाता है। इसे सीधा गन, जैसे आप किसी को गोली मारते हो तो गोली सीधा उसके बॉडी में घुस जाती है ना, बुलेट अंदर घुस जाती है, ठीक है, तो वैसे ही ये उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, और अंदर जाके जीन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अगला मेथड है कौन सा, अगला मेथड है लिपोसोम मेथड। लिपोसोम मेथड आपको बचपन में मम्मी ने बहुत दवाइयां खिलाई होंगी, चीनी में
लपेट लपेट के, मिठाई के अंदर लपेट के, ठीक है। तो आपने ऊपर से देखा होगा कि हाँ मीठा 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 है, और आपने खा लिया होगा, बाद में क्या होता है, अंदर जाने के बाद पता चलता है अरे इसके अंदर तो दवाई थी। सेम यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट की बनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जीन को, ट्रांसजीन को फैट की एक बॉल के अंदर डाल देते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में रख देते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसके साथ साथ में ट्रांसजीन जो है अंदर चला जाता है। इसके बाद में आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मतलब बहुत छोटा इंजेक्शन, ठीक है। इसमें दो तरह की पिपेट होती है, एक होल्डिंग पिपेट जो मोटी होती है वो सेल को पकड़ती है, और एक होती है माइक्रो पिपेट या इंजेक्शन पिपेट जो क्या करती है, सेल के अंदर घुसती है और उस पिपेट के थ्रू हम इंजेक्शन लगाते हैं और सारा का सारा जो ट्रांसजीन है वो सेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या है, सेल के अंदर जो है ट्रांसजीन को या एलियन डीएनए को या पैसेंजर डीएनए को डालने का मेथड था, जो तीसरा स्टेप था। इसके बाद में जैसे ही वो सेल के अंदर डीएनए चला गया, अब वो सेल उसे एक्सेप्ट कर लेगी और बायो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगी। बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास में एक खास तरह का डिवाइस या एपरेटस होता है जिसे कि हम कहते हैं बायो रिएक्टर, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी जो कंडीशन है हम ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करते हैं बाय केमिकल और बाय टेम्परेचर, ठीक है। पीएच रेगुलेटर इसके अंदर होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर इसके अंदर होता है, तो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं बायोरिएक्टर में, और ये इसके अंदर जो है बायो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब बायो प्रोडक्ट जब बन जाता है, अच्छी तरह से बायो प्रोडक्ट बन जाता है, तो बायो प्रोडक्ट, अब बायोरिएक्टर में बायो प्रोडक्ट दो तरह से बनता है, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और एक होता है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप पहले पूरा का पूरा जो है बायोरिएक्टर को भर देते हैं, किससे, सबस्ट्रेट से और हमारे जो होस्ट सेल से, ठीक है। होस्ट सेल सबस्ट्रेट से को यूज करती जाती है और क्या बनाती रहती है, प्रोडक्ट बनाती जाती है, और जब प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है बेटे। तो ये क्या हुआ, जैसे कि मम्मी घर में दही जमाती है ना, दही जमाती है तो क्या होती है, रात को दही जमाना रख देती है, दूध को रख देती है, उसमें दही डाल देती है और सुबह दही निकाल लिया बर्तन में से। सेम बायो प्रोडक्ट भी बर्तन है, ठीक है, और उसमें भी आपने उसी तरह का मटेरियल डाला, बैक्टीरिया डाला, और अगले दिन जब तैयार हो गया तो उसे निकाल लिया। दैट इज कॉल्ड बैच प्रोडक्शन। घर में अगर आपके दही जमाती है मम्मी तो वो बैच प्रोडक्शन दही का है। चलिए, दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है, एक तरफ से हम क्या करते हैं, एक तरफ से हम जो है सबस्ट्रेट और जो है होस्ट सेल उनको डालते जाते हैं, और एक तरफ से धीरे धीरे होस्ट उनको निकालते भी जाते हैं, धीरे धीरे निकालते जाते हैं, ठीक है। तो लगातार क्या होती है, होस्ट सेल प्लस सबस्ट्रेट की सप्लाई होती है, और लगातार क्या निकलता रहता है, बायो प्रोडक्ट भी निकलता रहता है। इसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटे, इसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये दोनों में अच्छा कौन सा है, एक्चुअली बैच प्रोडक्शन के अंदर जो है मटेरियल बनेगा, बायो प्रोडक्ट बनेगा, वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से बनेगा और उसे हम अलग कर लेंगे, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन है, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हाई रहती है। क्यों? क्योंकि लगातार सबस्ट्रेट की सप्लाई हो रही है और प्रोडक्ट निकलता जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा ही कम रहती है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमेशा ही ज्यादा होती रहती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ी रहती है, तेज होती है। इसीलिए जनरली आजकल इनका प्रयोग ज्यादा होता है, इनका यूज ज्यादा होता है, किसका? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का। अब जब यहां से क्या निकल गया, बायो प्रोडक्ट बन गया, बायो रिएक्टर से बायो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, इतने सारे प्रोसीजर से बन के आया है तो उसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है और बाद में इसका प्रेजेंटेशन होता है कि इसको कैसे इसको बाहर निकालना है, ठीक है। इन तीनों प्रोसेस को, प्योरिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये वर्ड बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है वो इसी चीज को बताने के लिए बताया था। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होने के बाद में जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसे सीधा मार्केट में रिलीज नहीं कर लेते,
ठीक है, हालांकि ये रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन ये ह्यूमन पे कैसा इफेक्ट डालेगा इसको चेक करते हैं क्लिनिकल और मेडिकल एनालिसिस पे। ठीक है, पहले ये किस पे कहाँ किया जाता है, माइस, रैबिट और मंकीज पे किया जाता है। ठीक है, उन पे इनको ट्राई करते हैं, उनकी स्किन पे ट्राई करते हैं, उनको खिला के ट्राई करते हैं, अलग अलग तरह से ट्रायल करते हैं। ठीक है, एक बार ये ट्रायल होने के बाद अगर उन पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं डालता तो फिर इसका जो एक तरह का बीटा वर्जन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है कि भाई ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको चेक किया है और इसको आगे देखते हैं। तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर दवाइयों की सख्त जरूरत है या इन चीज़ों की सख्त जरूरत है वहाँ कराते हैं। अगर वहाँ भी चल जाता है तो उसे कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोसीजर ऑफ आरडीटी या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।